वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका 24 जनवरी को होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होना है, और उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करते हुए हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो होम गार्ड का सिलेबस है और आपका जो बिहार कांस्टेबल का सिलेबस है, बिहार पुलिस का, सेम है फ्रेंड्स, कोई अंतर नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए आप दोनों जो भरे हैं होम गार्ड का एग्जाम जिनका, वो भी देखें फ्रेंड्स, और बिहार कांस्टेबल का जिनका एग्जाम देना है फ्रेंड्स, वो भी देखें। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पीडीएफ बनाने में, क्वेश्चन टाइप करने में, अरेंज करने में अच्छा खासा वक्त लगता है फ्रेंड्स, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। और रिक्वेस्ट है कि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है कि सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है। तो देखिए मुख्य रूप से आश्रम कितना, 4 होता है फ्रेंड्स। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम होता है। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गृहस्थ आश्रम। तो ये गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग पारिवारिक जिंदगी जीवन बिताते हैं, शादीशुदा करते हैं, अपने परिवार के साथ में जो जीवन बिताते हैं, जैसे हम लोग हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम में हम लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गृहस्थ। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा आश्रम कौन होता है तो गृहस्थ आश्रम होता है। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। कौन था फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन था या लॉर्ड वेरेल्स था या लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेरेल्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स आपको अब है क्या, पहले जैसा आप एग्जाम में नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चौरी चौरा कांड कब हुआ तो 1922 ईस्वी में, और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 में। अब क्या है फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रश्न है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी चाहिए, यानी उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो प्रश्न को घुमाता है, घुमा करके पूछता है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा फ्रेंड्स कोई चीज़ के बारे में, तो आप क्वेश्चन नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊँ। अब जैसे देखिए यही प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नहीं तो आपको पूछ देगा फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, अच्छा किनके बीच हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 तक ये चला था। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें कैसा किसके किसके बीच हुआ था, क्या है फ्रेंड्स, जो अंग्रेज था वो क्या किया था, अंग्रेज ने मराठा और हैदराबाद के निजाम, ठीक है, अंग्रेज जो था मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ मिला लिया था, ठीक है, और मैसूर पर पहला हमला किया मिला करके। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन उस समय कर रहा था, तो याद रखिएगा जनरल जोसेफ स्मिथ ने कर रहा था। तो देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज है जो मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था, और जो उस समय अंग्रेज का जो वहाँ पर अधिकारी था, जनरल था, वो जोसेफ स्मिथ कर रहा था। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि आपका जो हैदर अली है वो क्या क्या कूटनीतिक चला, ठीक है, हैदर अली ने कूटनीति का प्रयाग करते हुए मराठा और हैदराबाद को निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। यानी अंग्रेज तो पहले मिलाया था फ्रेंड्स मराठा और हैदराबाद को अपनी तरफ, लेकिन क्या हैदर अली जो उस समय वहाँ का शासक था वो क्या किया फ्रेंड्स, मराठों को और अपना हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। फलस्वरूप क्या हुआ फ्रेंड्स, अंग्रेजों को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज लोग की हार हुई थी। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। गेस करिए, महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा या नंदी वर्मन द्वारा। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। अब कहाँ हुई ये भी पूछा जा सकता है, मैं अभी पहले बता दूँ फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी, तो सवाल नंबर 4 का पहले राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण कराना, इसी उद्देश्य से आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये जिक्के यहाँ से बन रहा है फ्रेंड्स कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था फ्रेंड्स। कहाँ करवाया था, तो कलकत्ता में करवाया था। ये बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। इसमें कितना जिक्के बन गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी, तो हम लोग देख लें कि ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करवाना था। दूसरे में फ्रेंड्स कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किया था, ये भी जिक्के बन गया।
कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था। तो इसमें देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके चले। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई पूछे अगर जो कि फोर्ट विलियम के कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में किसके द्वारा था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। क्यों किया गया था फ्रेंड्स, तो अभी बता दिया मैंने। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है फिर पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, डेट के साथ याद रखना है फ्रेंड्स। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो सभी अगर देखिए अगर जो ईस्वी भी याद रहेगा फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सेम ईस्वी आपको पता चल जाएगा। तो 1930 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन क्या एक ही बच रहा है, यानी आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए थे फ्रेंड्स, 3 हुआ था, 1930 में, 31 में और 32 में, तीनों है जो लगातार हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यह ब्रिटिश सरकार व भारतीयों के मध्य समान स्तर पर की गई प्रथम वार्ता थी। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका ब्रिटिश सरकार व भारतीयों के मध्य स्तर पर पहली वार्ता कौन सी हुई थी, तो है गोलमेज सम्मेलन हुई थी। इस सम्मेलन को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में कितने हुआ था, 3 हुआ था। और सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए बहुत सारा इसमें जीके बन गया फ्रेंड्स। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ, 3 हुआ, 1930, 31, 32। उसके बाद में फ्रेंड्स कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और उस समय जो इसका हुआ था, आपका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका जो अध्यक्ष कौन था, सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। और इससे सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जो कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे फ्रेंड्स, तो आपका जो 1932 यानी कि 1931 में जो सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज, उसमें भाग लिए थे। और तीनों में भाग कौन लिए थे फ्रेंड्स, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये सब तो जानते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा उस समय जो इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाता है। चलिए इसका जवाब आप लोग को सही करें फ्रेंड्स। टी प्रकाशम, खान अब्दुल गफार खां, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, गेस करिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। बंधु मतलब क्या होता है, भाई होता है। एक और सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दिन बंधु किसे कहा जाता है, तो CF एंड्रूज को दिन बंधु कहा जाता है। दिन इस तरह से होगा फ्रेंड्स, यह दिन मतलब क्या होता है, गरीब होता है। ठीक है, और ये दिन मतलब क्या होता है, हर्षी कर देंगे तो हम लोग का जो दिन रात होता है वो दिन हो गया। लेकिन दिन बंधु और लिखाएगा फ्रेंड्स, तो इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, दिन बंधु। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिन बंधु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स आपको, तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। और देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो यहाँ सवाल था आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ठीक टी प्रकाशम हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि कैबिनेट मिशन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। अब देखिए फ्रेंड्स इससे संबंधित किसी तरह से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया था फ्रेंड्स, तो उस समय जो आपका वायसराय कौन था, तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेवेल था। कौन था, लॉर्ड वेवेल था। अब इसके बारे में डिटेल देख ले फ्रेंड्स। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था, जिनका कार्यकाल वर्ष 1944 से 47 रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में संविधान सभा के गठन तथा भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखिए इसमें कितना सारा जीके बना फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवेल था। अच्छा, लॉर्ड वेवेल का शासनकाल कब था फ्रेंड्स, तो 44 से 47। और ये आपका जो कैबिनेट मिशन भारत कहाँ कब आया था फ्रेंड्स, तो आपका 1946 में, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो देखिए ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, जैसे पूछे फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आप आराम से बना सकते हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। इसके लिए फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 है फ्रेंड्स, विलियम विलिंगसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है खनवा का युद्ध कब हुआ था। खनवा का युद्ध कब हुआ था, गेस करें फ्रेंड्स, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख ले फ्रेंड्स, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है कि खनवा का युद्ध 16 मार्च, डेट के साथ रखिएगा, 16 मार्च 1527 में हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं व बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के शासक कौन, राणा सांगा के नेतृत्व में, और राजपूत सेनाओं
और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बाबर है रे जो जिहाद का नारा कब दिया था फ्रेंड्स, तो आपका ही खनवा की लड़ाई में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था तथा जीत हासिल की थी, यानी कि बाबर की इसमें जीत हुई थी। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखिए इसमें कितना सारा क्वेश्चन बना फ्रेंड्स कि बाबर है जो किस युद्ध के जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। आपका खनवा का युद्ध कब हुआ, 1527 ईस्वी में। राणा सांगा और किसके, बाबर के बीच में हुआ था। इसमें हार किसकी हुई थी, तो राणा सांगा की हार हुई थी। इसी युद्ध में है जो राणा सांगा के खिलाफ बाबर है जिहाद का नारा दिया था। तो देखिए ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो चलिए क्लियर हो गया फ्रेंड्स। खनवा का युद्ध कब हुआ, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में। बाकी जो बताया फ्रेंड्स वो भी उस पर भी अमल कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 आपका है कि अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था। अच्छा सवाल है, बीबीआई गेस करें फ्रेंड्स आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं। ऑप्शन ए में मिर्जा गुलाम अहमद, बी में सर सैयद अहमद खां, सी में पीके अहमद और डी में अली अहमद। किसने चलाया था अहमदिया आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, अहमदिया अहमद। ठीक है, यानी कि अहमद आपका मिर्जा गुलाम अहमद ने आंदोलन चलाया था और अहमदिया आंदोलन चलाया था। तो देखिए बैठ रहा है ना, इस तरह से इन्हीं के नाम पे आंदोलन पड़ गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अहमद से भी पकड़ लीजिएगा। अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था, तो मिर्जा गुलाम अहमद। अब कभी भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, अहमदिया आंदोलन तो अहमद इसका सर देखिएगा, टाइटल पकड़ लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में देख लेते हैं कि अहमदिया आंदोलन गुरुदासपुर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, गुरुदासपुर से प्रारंभ हुआ था। यह गुरुदासपुर के कदियान नामक कस्बे में 23 मार्च 1889 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, अहमदिया आंदोलन है जो आपको 1889 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया था फ्रेंड्स। अब कहाँ चलाया गया था, तो गुरुदासपुर में चलाया गया था। अब कब चलाया गया था, तो 1889 में। किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आप देखिए फ्रेंड्स कि भोर घाट कहाँ स्थित है। भोर घाट एक दर्रा है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है। 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नासिक और महाराष्ट्र में आपका भोर घाट दर्रा स्थित है। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है भोर घाट नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यह खोपली और खांडाला के बीच स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। जी हाँ, आपका भोर घाट है जो क्या है, एक दर्रा है, पर्वतीय दर्रा। इसी दर्रे से होकर मुंबई पुणे मार्ग गुजरता है जो मुंबई को अन्य कई दक्षिणी भारतीय नगरों से जोड़ता है। तो समझिए फ्रेंड्स, आपका थाल घाट भी होता है फ्रेंड्स, भोर घाट होता है। यहाँ भोर घाट के बारे में जिक्र चल रहा है। तो भोर घाट क्या है, एक पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, कहाँ है, नासिक और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को लेते हैं। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी फ्रेंड्स, गेस करें। आशापुरी माता, राजेश्वरी माता, वाण माता या चामुंडा माता। राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। जो सिसोदिया वंश की कुल देवी थी उनका नाम क्या था, वाण माता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका वाण माता इनका नाम था, सिसोदिया वंश की कुल देवी थी। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब से लागू हुआ। देखिए डेट के साथ अब पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो पकड़ सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, 14 का गेस करें। 14 का हो जाएगा आपका 22 मार्च 1793 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब से लागू हुआ था, तो 22 मार्च 1793 में। अब देखिए इसको घुमाया जाता है फ्रेंड्स प्रश्न कि किसके शासन किसने लागू किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक एंगल से याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब से लागू हुआ था, तो 22 मार्च 1793 में। डिटेल देख ले फ्रेंड्स। करा यह बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूराजस्व प्रबंधन के लिए लागू किया गया था। पूछा जाएगा कि आपको कि जो आपका ये अस्थाई बंदोबस्त था जो क्यों लागू किया गया था, तो किया गया भूराजस्व प्रबंधन के लिए लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये भी क्लियर हुआ। इसे सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता था। ठीक है, देखिए जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है इसे क्या कहा जाता था, सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है। देखिए जो बीपीएससी सब की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो उस सब में इसी तरह से अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें फ्रेंड्स। आजकल तो फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम हो उसमें भी डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है फ्रेंड्स, इसे क्या सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है। इसके तहत भूराजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों के हाथों में थी। ठीक है, एक निश्चित तिथि तक भूराजस्व नहीं देने पर किसान की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अस्थाई बंदोबस्त भी क्या है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब से लागू हुआ, तो 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सवाल नंबर 15 को देखिए। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अभिनव बाबर का सब जानना, सबको याद होना चाहिए इस सवाल का जवाब। बीडी सावरकर थे। ठीक है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो बीडी सावरकर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बीडी अभिनव भारत है क्या फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो मैं पहले बताया हूँ फ्रेंड्स,
कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले फ्रेंड्स। थोड़ा वक्त दे फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पढ़ें, समझ के पढ़ें। तो देखिए अभिनव भारत तो सभी नाम जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि ये क्या है। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। उन्होंने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी, ठीक है, क्या था ये? क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? कब किए थे? 1904 में। और ये क्या था अभिनव भारत? तो क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी है। क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाता है कि अभिनव भारत क्या था, आपको 4 ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स, एक ऑप्शन सही में ये भी देगा क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आजकल। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए तो फ्रेंड्स इसका पूरा क्लियर आप करके रखें। दांडी मार्च कब शुरू हुआ, महात्मा गांधी कब गए, कब नमक के कानून तोड़े, कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो इससे संबंधित ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक जो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ये सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, यही सबसे प्रश्न पूछा जाता है। और कौन सा पूछेगा फ्रेंड्स ये कोई नहीं जानता है। तो दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था फ्रेंड्स? बताएं 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में डिटेल देख ले, सब बढ़िया देखते चलिएगा फ्रेंड्स। दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, जिसका कार्यकाल कितना 1926 से 1931 तक था। अब देखिए दांडी मार्च के बारे में, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है, कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया इन्होंने साबरमती आश्रम से। अच्छा, जो आपका दांडी मार्च शुरू कहां से किया था फ्रेंड्स? ये देखिए प्रश्न पूछा जाता है। तो साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कितना? 78 समर्थकों के साथ दांडी पद यात्रा की थी। और कितने दिनों की यात्रा की थी? 24 दिनों की यात्रा की थी फ्रेंड्स। 5 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने आपका नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, कहां से प्रश्न होगा कोई पूछेगा कोई पता नहीं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राजस्थान में हरिजन सेवा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, राजस्थान में हरिजन सेवा संघ, क्या है? हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया फ्रेंड्स? वही किए होंगे, महात्मा गांधी। यानी सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन होगा। अब देखिए इससे संबंधित मैं 3 जीके बताता हूं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हरिजन सेवा संघ हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने एक पत्रकार के रूप में इंडियन, अब देखिए पत्रकार के रूप में क्या क्या किए हैं फ्रेंड्स? तो देखिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने एक पत्रकार के रूप में इंडियन ओपिनियन, याद करते चलिएगा, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन जैसे अखबारों और पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन भी किया। सवाल यही पूछा जाएगा फ्रेंड्स, यहां से पूछा जाता है अक्सर कि इंडियन ओपिनियन या तो नवजीवन या यंग इंडिया या हरिजन जैसे जो पत्रिका था, इसका संपादन और प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है कि पूछा जाता है, देखिए इससे किस तरह से सवाल पूछा जाता है कि जो नवजीवन था वो किस भाषा में था? तो गुजराती में था, याद रखिएगा। जो नवजीवन पत्रिका था महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, संपादन किया गया था, वो गुजराती में था। इसके अलावा फ्रेंड्स यंग इंडिया और हरिजन था जो किस में था? अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो सबका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें फ्रेंड्स। मैं देखिए बताया कि एक नोटबुक रखे फ्रेंड्स, और वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेकर करके जो इंपॉर्टेंट बात रहता है उसको नोट करते चलिए फ्रेंड्स। और वही नोटबुक को आप प्रत्येक दिन पढ़िएगा, एक बार प्रत्येक दिन पढ़िएगा तो आपको सदा के लिए याद होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए आपका है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में होगा। अब डिटेल देख लेते हैं, किस नदी पर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स? देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत सरकार ने चेनाब नदी पर जो आपका सलाल विद्युत परियोजना है, कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। इसके अलावा फ्रेंड्स बगलीहार, दुल्हस्ती, ठीक है, ये भी याद रखिए, बगलीहार, दुल्हस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की है। चेनाबे नदी पे तीनों है फ्रेंड्स, आपका बगलीहार भी है चेनाब नदी पे, दुल्हस्ती भी है जो चेनाब नदी पे, और सलाल है जो कहाँ है? चेनाब नदी पर। और कहाँ है? तो कश्मीर में। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये सभी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो याद रखिए बगलीहार, दुल्हस्ती और सलाल परियोजना। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा सबसे पहले एक गर्म जल धारा, ये भी याद रखिएगा। तो किस में पड़ता है फ्रेंड्स? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में बनती है अगुलहास, ठीक है, सॉरी, अगुलहास धारा है जो किस महासागर में बनती है? तो आपका हिंद महासागर में बनती है। देखिए अगलुहास धारा हिंद महासागर में बनती है, यह एक गर्म जल धारा है जो विषुवतीय रेखा धारा दक्षिण शाखा के रूप में बहती है। तो याद रखिए। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? गेस करें आप लोग, राइट करें फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है? आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो चलिए आप सही आंसर मिलाएं। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका 20 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है दीनदयाल बंदरगाह। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो ये आपको सिक्किम से होता है फ्रेंड्स। सिक्किम के में जो आपका चोलामू, ठीक है, चोलामू झील है वहीं से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित चोलामू झील से होता है। चलिए अगला सवाल को देते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है सोने का रेशा किसे कहा जाता है? बताएं, कपास को, जूट को, पीतल को या रेशम को? गेस करें फ्रेंड्स, 22 का क्या होगा? तो देखिए सोने का रेशा आपको जूट को कहा जाता है। किसे? सोने का रेशा आपको जूट को कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राजा कृष्णदेव राय के दरबारी का नाम क्या था? ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है। दोनों तरह से कैसे पूछा था मैं बताता हूं। तो राजा कृष्णदेव राय के दरबारी का नाम क्या था? तेलानी राम था। ठीक है फ्रेंड्स। या तो फिर पूछेगा तेलानी राम है जो किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानी राम रहते थे फ्रेंड्स। याद रखिएगा, तेलानी राम के नाम आप लोग सुने होंगे। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन है? चाइना है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी फिलहाल में तो कुछ कम हुआ है, लेकिन भारत का जो ज़्यादा व्यापार होता था फ्रेंड्स आपका चाइना से होता था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो आपका चाइना है। कुछ इसमें कमी हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी आपका चाइना से ही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है कि रेपो रेट किसके अंतर्गत विचारणीय होता है? बहुत अच्छा सवाल इकोनॉमिक्स का। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। जो रेपो रेट होता है वो किसके अंतर्गत विचारणीय होता है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है। नेक्स्ट सवाल को देखें। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि भारत में संघीय बजटों में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? भारत में संघीय बजटों में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? तो 27 का देखिए फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा। आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं? योजना व्यय होगा, गैर योजना व्यय होगा, आगम यानी रेवेन्यू व्यय होगा या पूंजी व्यय होगा? तो गेस करें राइट आंसर क्या होगा। भारत में संघीय बजटों में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आगम यानी रेवेन्यू व्यय। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया फ्रेंड्स? गेस करें। सवाल नंबर 28 का क्या होगा? तो शिक्षा को आपको समवर्ती सूची में रखा गया। स से शिक्षा, स से समवर्ती सूची। ट्रिक भी बैठा लेते हैं, बैठ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए स से शिक्षा, स से समवर्ती आ रहा है, कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स। स इसमें आ रहा है, तब इसको कुछ तुक्का भिड़ा ले फ्रेंड्स। इससे क्या है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज से आप लोग एक तुक्का भिड़ा लीजिएगा। जब भी शिक्षा आएगा तो स से समवर्ती सूची। ठीक है, स से समवर्ती सूची। संघ सूची भी आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बैठ रहा है फ्रेंड्स शिक्षा समवर्ती सूची। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। और देखिए सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि समवर्ती सूची है जो कहाँ से लिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया फ्रेंड्स। समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है गोकुल ग्राम योजना किस राज्य में से संबंधित है? गोकुल ग्राम आपका जो योजना है किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का आपका गुजरात से हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये कहाँ है? राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ होगा फ्रेंड्स? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख ले, राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय दक्षिण मुंबई के वर्ली में है। ठीक है, वर्ली वहाँ मुंबई में पड़ता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि जो आपका शेयर बाजार है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो फिरवानी समिति की सिफारिश पर नवंबर 1992 में हुई थी। किसके सिफारिश पे? तो फिरवानी समिति के सिफारिश पे। यहाँ सवाल क्या पूछा गया था फिर? राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं कि एक्चुरीज, ठीक है, एक्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका बीमा से संबंधित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। एक्चुरीज शब्द है जो किससे संबंधित है? तो आपका बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है? गेस करें। पटवारी कहते हैं उसे, या लंबादार कहते हैं, या जमींदार कहते हैं, या जेलदार कहता है? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए जो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे द्वीप अधिक किस देश में है? तो सभी जानते होंगे, इंडोनेशिया में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो भीम बंध अभ्यारण्य है जो फ्रेंड्स आपका मुंगेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 है फ्रेंड्स कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? पूरे भारत में कौन सा राज्य में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम शुरू हुआ था? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है,
यह योजना गरीबों के लिए संचालित की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि अंत्योदय कार्यक्रम है जो किससे संबंधित था फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से क्या था, गरीबों के लिए चलाई गई थी। कहाँ से, तो राजस्थान से। 35 का डी हो गया। सवाल नंबर 36 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 36 आपका है कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं आपका खरोष्टी लिपि है जो फ्रेंड्स आपको दाएं से बाएं लिखी जाती है। याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका आप लोग सही करें आंसर। क्या कहा जाता था शिलालेखों में, तो प्रियदर्शी। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते थे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी के नाम से। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसको क्या नाम दिया गया है फ्रेंड्स, तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्या कहता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखे। ये तो करीब करीब हर एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, तो चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो अमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। चलिए आप लोग सही करें, कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 42 है, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। गेस करें फ्रेंड्स, तिरछी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है, या तो ऑप्शन में आप दे देगा फ्रेंड्स अनुप्रस्थ होती है। तो कैसी होती है, ध से ध्वनि, ध से धैर्य, इस तरह से पकड़ के चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब देखिए सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जो ध्वनि गमन करती है कौन सा तरंग में गमन करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है। प्रकाश है जो किस में करती है फ्रेंड्स, तो अनुप्रस्थ में करती है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए ध से ध्वनि, ध से धैर्य। ठीक है, ध से ध्वनि, इसमें देखिए आधा ध रहा है, तो इसको तुक्का बैठा लीजिए। तो ध्वनि है जो आपको अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है, तो बच गया प्रकाश किसमें, तो अनुप्रस्थ में। अगला सवाल को लेते हैं, नवजीवन पत्रिका का संपादक कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग ने वहाँ डिस्कस किया था, नवजीवन, यंग इंडिया और क्या था, हरिजन। ये तीनों पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन और यंग इंडिया अंग्रेजी में था, नवजीवन पत्रिका था जो आपका गुजराती भाषा में था, तो इसका संपादक कौन क्या था, महात्मा गांधी। देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपको देते हैं, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है आपका, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो 44 का गेस करिए राइट आंसर क्या होगा, तो विषाणु जो वायरस होता है, वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 को देखिए, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए आप लोग सही करें, जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। 45 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं फिर। अगला सवाल आपका है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है। दो सवाल बन रहा है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो नाम तो है इंडिया हाउस फ्रेंड्स, लेकिन स्थित कहाँ है, लंदन में स्थित है। किसने बनवाया था, तो श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने। ठीक है, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संस्थापक कौन थे, तो श्यामाजी कृष्णा वर्मा थे इंडिया हाउस का। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। चलिए इसका आंसर सही करिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, सरोजिनी नायडू, श्री राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा आपका, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी और कब हुआ था फ्रेंड्स, ये आप लोग गेस करें कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा 1925 ईस्वी में हुआ था। तो किनको फांसी मिली थी फ्रेंड्स, ये क्या, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सवाल नंबर जो 48 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। क्या किए थे फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। अब समझ गए फ्रेंड्स क्यों इसको कहा जाता है काकोरी कांड। काकोरी कांड है क्या, तो देखिए 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने क्या किया था, लखनऊ में से कितना दूर, तो 16 किलोमीटर की दूर पर काकोरी एक जगह के नाम है, वहीं पे ट्रेन में इन लोग ने डकैती की थी फ्रेंड्स, यही कारण से इनको फांसी दी गई थी। तो सब पूरा याद रखें फ्रेंड्स, हो सकता है ये पूछ दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सवाल क्या पूछा गया था कि किनको फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को मिला था। सवाल नंबर 49 को देखते हैं फ्रेंड्स कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था। गेस करें, इसका राइट आंसर करें।
चेदी, कदम, हरियक या कलिंग? तो कलिंग नरेश खारवेल है जो आपको चेदी वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इसका आंसर सही करें। मानव की कौन सी क्रिया, माना नहीं, हम लोग की कौन सी क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? अब गेस करें, मत्स्य उद्योग होता है या खनन होता है या निर्माण होता है या कृषि होता है? तो इसका राइट आंसर कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि मानव की कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पानी नहीं पड़ा तो क्या होता है? धान मर जाता है, धान की खेती नहीं होती है, और इसका मतलब कृषि बहुत ज़्यादा जलवायु से प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी ठंड अधिक पड़ती है तो फसल में पाला लग जाता है, तो कौन होता है? कृषि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको कंटिन्यू आपको फुल प्रैक्टिस सेट और फ्रेंड्स इस तरह से इंपॉर्टेंट जीके का प्रैक्टिस सेट, साथ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट, अंग्रेजी का, सभी का मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।